तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी फैक्ट्स पर। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का जो साइंस है, चैप्टर 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण यानी केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इस चैप्टर में जितने भी टॉपिक है इसी वीडियो में कवर करने वाले हैं और आपको नोट्स भी प्रोवाइड करने वाले हैं एकदम बढ़िया तरीक़ा से। जैसे यहाँ पर फर्स्ट टॉपिक है हमारा केमिकल, यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हमारे एक फर्स्ट टॉपिक है यानी रासायनिक अभिक्रिया। ये होता क्या है ये समझते हैं। जब एक या अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके नए पदार्थ बनाते हैं तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यानी कहने का मतलब या तो एक पदार्थ होगा या फिर एक से अधिक पदार्थ होगा। जब वो आपस में रिएक्शन करेगा, आपस में क्रिया करेगा और एक नया पदार्थ बनाएगा तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ये जैसे यहाँ समझते हैं, जैसे मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, एक नया पदार्थ बनाएगा MgO यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड। या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हैं, मैग्नीशियम को बर्न करेंगे, जलाएंगे। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर मैग्नीशियम को हवा के संपर्क में इसे जलाएंगे तो ये जो फॉर्म करेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म करेगा। यानी दो पदार्थ थे, वो आपस में रिएक्शन किया और एक नया पदार्थ बनाया। कहने का मतलब यहाँ पर जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके एक नया पदार्थ बनाता है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। आशा है आपको समझ में आ गया होगा। अब समझते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो कि है रासायनिक अभिक्रिया के अब लक्षण। जब रासायनिक अभिक्रिया होगा उसका लक्षण भी देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पर लक्षण की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण। अब इसके लक्षण क्या क्या है ये समझेंगे। जैसे रंग में परिवर्तन, अगर रासायनिक अभिक्रिया होगा तो इसके रंग में क्या होगा, परिवर्तन होगा। ठीक है, समझ में आया। अगर रासायनिक अभिक्रिया होगा तो तापमान में भी परिवर्तन देखने को मिल सकता है। मान के चलिए पहले 2 डिग्री सेल्सियस था, अभी 3 डिग्री सेल्सियस होगा। हो सकता है पहले 30 था तो 35 होगा, हो सकता है 35 है तो कल 10 होगा या फिर थोड़ी देर बाद 5 हो जाएगा। यानी इसके तापमान में क्या होगा, परिवर्तन होगा। तो ये क्या होगा, रासायनिक अभिक्रिया के ये लक्षण हो गए। इसी तरह जैसे तीसरा में गैस का निकलना, यहाँ पर देख सकते हैं थर्ड में हमारा गैस का निकलना। जब रिएक्शन होगा तो गैस भी निकलते हैं। इससे ये पता चलता है रासायनिक अभिक्रिया के ये भी क्या है, एक लक्षण है। क्या है, लक्षण है। रंग में परिवर्तन होना, तापमान में परिवर्तन होना, गैस का निकलना, अवक्षेप यानी प्रेसिपिटेट बनना, ये क्या है, इसके लक्षण है। जैसे अवस्था में परिवर्तन होना, अवस्था परिवर्तन कहने का मतलब मान के चलिए कोई अगर पानी को अगर मान के चलिए बर्फ़ में मान के चलिए कि गिलास में रख के पानी को और फ्रिज में रख देते हैं। कहाँ रख देते हैं, फ्रिज में रख देते हैं। फ्रिज में रखने के बाद थोड़ी देर बाद या फिर कुछ घंटों बाद देखिएगा तो वो बर्फ़ में जम जाता है यानी सॉलिड बन जाता है। उसकी जो अवस्था होती है वो क्या हो जाता है, सॉलिड बन जाता है। क्या बन जाता है, बर्फ़ सॉलिड बन जाता है। अब थोड़ी देर बाद उसको बाहर निकाल कर रख दीजिएगा तो वो लिक्विड अवस्था में आ जाएगा। ये पिघल कर बर्फ़ क्या बन जाएगा, पानी बन जाएगा। यानी पहले किस अवस्था में था, सॉलिड अवस्था में था बर्फ़, इसके बाद किस अवस्था में चला गया, पानी में चला गया। यानी एक ये नॉर्मली फिजिकल चेंजेस है। फिर भी आप ऐसे भी समझ सकते हैं, पहले मान चलिए कुछ और अवस्था में था, अभी कुछ और अवस्था में है। यानी अवस्था में परिवर्तन होता है। इसी तरह यहाँ देखिए तीसरा टॉपिक है हमारा रासायनिक समीकरण। यहाँ पर देख सकते हैं तीसरा टॉपिक है हमारा रासायनिक समीकरण यानी केमिकल इक्वेशन। अब ये केमिकल इक्वेशन होता क्या है ये समझते हैं। रासायनिक अभिक्रिया को प्रतीकों और सूत्रों द्वारा व्यक्त करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। किसके द्वारा, रासायनिक अभिक्रिया को प्रतीकों और सूत्रों द्वारा। प्रतीक कहने का मतलब सिंबल, प्रतीक कहने का मतलब सिंबल और सूत्र कहने का मतलब फॉर्मूला। जैसे यहाँ देखिए प्रतीक जैसे कहने का मतलब, जैसे हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन गैस का, तो उसका प्रतीक क्या होता है, सिंबल क्या होता है, H2 होता है। यहाँ पर देख सकते हैं H2 होता है। ऑक्सीजन गैस का प्रतीक क्या होता है, O2 होता है। और इसको सूत्रों द्वारा क्या करना है, व्यक्त करना है। तो यही क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण। जैसे हाइड्रोजन का क्या होता है, H+ आयन, हाइड्रोजन आयन क्या होता है, H+ आयन, ऑक्सीजन आयन O2- आयन। जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, H2O बनाएगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, रासायनिक समीकरण हो जाएगा। अब है हमारा तीसरा टॉपिक। यहाँ पर तीसरा टॉपिक क्या है, तीसरा टॉपिक है हमारा संतुलित रासायनिक समीकरण यानी बैलेंस केमिकल इक्वेशन। इक्वेशन बनाना आ गया, समीकरण बनाना आ गया। अब समझते हैं, अब ये इसको बैलेंस कैसे करें, बैलेंस कैसे करें। अब ये बैलेंस क्या चीज़ है वो समझते हैं।
जैसे मान के चलिए यहाँ पर एक तराजू लेते, क्या लेते हैं, तराजू लेते, एक ये साइड तराजू का तराजू है और एक ये साइड है तराजू, ठीक है, बीच में ये लटकाने वाला है। मान के चलिए इधर हम 5 केजी आलू दिए और इधर 6 केजी आलू दिए। अब हम आपसे पूछते हैं, अगर हम इस दोनों तराजू को बराबर करना चाहेंगे तो कैसे बराबर होगा, इधर 5 है और इधर 6 है, कैसे बराबर होगा। तब तुम कहोगे सर इधर 1 केजी और दीजिए प्लस में 1 केजी, तब ये 6 हो जाएगा और ये भी 6 हो जाएगा, तब संतुलित हो जाएगा। यही तो हमारा बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। बैलेंस करना ही क्या होता है, समीकरण को बैलेंस करना ही क्या कहलाता है, संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। वही यहाँ पर परिभाषा दिया हुआ है। जब समीकरण में दोनों और प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान हो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे यहाँ देखिए, जैसे यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करेगा, क्या बनेगा, 2H2O बनाएगा। अब यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन की संख्या कितना है, इधर 4 है और इधर हाइड्रोजन की संख्या 4 है। अब यहाँ पर आप ऑक्सीजन देखिए, ऑक्सीजन की संख्या कितना है, 2 है और यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन की संख्या कितना है, ऑक्सीजन की संख्या 2 है, इधर भी क्या कितना है, 2 है, यहाँ पर देख सकते हैं ऑक्सीजन की संख्या 2 है। तो ये क्या है, बैलेंस है। तो जिस समीकरण में दोनों और प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान हो उसे क्या कहते हैं, संतुलित समीकरण कहते हैं। इसके बाद रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, इसके भी प्रकार होते हैं। इसके कुल 5 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, 5 प्रकार होते हैं। पहला होता है, यहाँ पर देख सकते हैं, पहला है यहाँ पर लिखा हुआ संयोजन अभिक्रिया, दूसरा है अपघटन अभिक्रिया, तीसरा है विस्थापन अभिक्रिया, इसके बाद चौथा है हमारा द्विविस्थापन अभिक्रिया, पांचवा है हमारा अवक्षेपण अभिक्रिया यानी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। अब समझते हैं संयोजन अभिक्रिया क्या होता है। संयोजन अभिक्रिया यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, ये समझते हैं। 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाता है। क्या, 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाता है, उसे क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड है और यहाँ पर वाटर है, दोनों आपस में मिलकर क्या बनाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी 2 अलग अलग पदार्थ थे, दोनों आपस में रिएक्शन किया और एक नया पदार्थ में, इधर कैल्शियम ऑक्साइड था इधर वाटर था, दोनों आपस में रिएक्शन करेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। तो यहाँ पर 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करते हैं और एक नया पदार्थ बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। समझ में आया। अब दूसरा है हमारा अपघटन अभिक्रिया, जिसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। यहाँ पर अपघटन अभिक्रिया क्या होता है ये समझते हैं। अपघटन अभिक्रिया एक यौगिक टूटकर 2 या 2 से अधिक पदार्थ सरल पदार्थ बनाता है, यानी एक यौगिक होगा वो टूटकर 2 या 2 से अधिक सरल पदार्थ बनाएगा, वो क्या कहलाता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाता है। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट था, ये टूटकर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनाया। यहाँ पर पहले एक ही यौगिक था, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर पहले एक ही यौगिक था, ये टूटकर 2 नए नए यौगिक अलग बनाया। तो ये क्या है, हो गया हमारा, ये हमारा अपघटन अभिक्रिया हुआ। क्यों हुआ, क्योंकि एक यौगिक टूटकर 2 या 2 से अधिक पदार्थ में क्या करता है, बनाता है, फॉर्म करता है। यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट था, यहाँ पर दोनों टूटकर ये जो कैल्शियम कार्बोनेट था ये टूटकर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में अलग हो गया। तो ये क्या कहलाएगा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाएगा। इसका अपघटन के प्रकार, वैसे इसके अपघटन के भी प्रकार होते हैं, जैसे यहाँ देख सकते हैं अपघटन के प्रकार। अब ये होता क्या है, ऊष्मीय अपघटन। ऊष्मीय अपघटन कहने का मतलब हीट, क्या, हीट। विद्युत अपघटन भी होता है, यानी इलेक्ट्रिसिटी। प्रकाशीय अपघटन भी होता है, जिसे लाइट भी कहते हैं। ये क्या है, अपघटन के प्रकार हो गए। इसके बाद समझते हैं तीसरा में विस्थापन अभिक्रिया, जिसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। अब ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता क्या, यहाँ पर देख सकते हैं, विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अधिक क्रियाशील तत्व अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से क्या कर देता है, हटा देता है, उसे क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। यानी जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होगा, ज़्यादा ताकतवर होगा, वो अपने कमज़ोर वाले एलिमेंट को क्या कर देगा, हटा देगा। जैसे यहाँ पर देखिए जिंक है और इधर कॉपर सल्फेट का यौगिक है, ठीक है। तो ये जो जिंक है, यहाँ पर जो दिख रहा है आपको जिंक,
ये जो जिंक है ये किसको हटा देगा, यहाँ पर से कॉपर को हटा देगा। क्यों हटाएगा, क्योंकि जिंक से कमज़ोर कौन है, कॉपर है, तो जिंक कॉपर को मारकर पिघला देगा। यानी आम लैंग्वेज में समझ सकते हैं जिंक ज़्यादा ताकतवर है और कॉपर कम ताकतवर है, तो जिंक जाएगा एक ही बार, कॉपर को मारकर पिघला देगा, तो कॉपर बाहर निकल जाएगा और सल्फेट के साथ खुद कंबाइन हो जाएगा, जिंक सल्फेट बनाएगा। तो यहाँ पर ये रिएक्शन हुआ, यानी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाएगा ये। ठीक है, अब समझते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होता है, यानी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दो यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, दो यौगिक अपना अपना आयन एक्सचेंज करके एक नया पदार्थ बनाता है, दो नया पदार्थ बनाता है, उसे क्या कहते हैं, द्विविस्थापन रिएक्शन कहते हैं। अब जैसे यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर बेरियम क्लोराइड सोडियम सल्फेट आपस में इसका दोनों का अपना अपना आयन एक्सचेंज करेगा। जैसे यहाँ देखिए बेरियम का कितना होता है, बेरियम का होता है, बेरियम आयन कितना होता है, Ba2+ होता है, कितना होता है, Ba2+ होता है। इसके बाद सोडियम आयन Na+ होता है। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पर क्लोरीन का, तो Cl- होता है। सल्फेट का बात करते हैं तो SO4 2- होता है। तो यहाँ पर Ba2+ जो है वो किसके साथ रिएक्ट कर लेगा, सल्फेट के साथ, तो बेरियम सल्फेट यहाँ पर बन गया। अब यहाँ पर सोडियम जो है किसके साथ रिएक्ट कर लेगा, क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर लेगा, तो सोडियम क्लोराइड बन जाएगा। तो यहाँ पर द्विविस्थापन अभिक्रिया क्यों है, क्योंकि यहाँ पर दो यौगिक थे और वो अपने आयनों का क्या किया, आदान प्रदान किए, एक्सचेंज किए, तो ये हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाएगा। अब समझते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया। अब ये अवक्षेपण अभिक्रिया होता क्या है, यहाँ पर जो है 5 नंबर में अवक्षेपण अभिक्रिया, जिसे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। अब ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होता क्या है ये समझते हैं। जिस अभिक्रिया में अधुलनशील ठोस बनता है, और अधुलन नहीं, अघुलनशील, यानी जो घुलता नहीं और वो ठोस बन जाता है, उसे क्या कहते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। तो इसका बेहतरीन एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए AgNO3 यानी सिल्वर नाइट्रेट और सिल्वर क्लोराइड दोनों आपस में रिएक्ट करेगा, सोडियम क्लोराइड बनाएगा और सोडियम नाइट्रेट बनाएगा। और यहाँ पर जो सोडियम क्लोराइड है ये अवक्षेप बनाएगा, क्या बनाएगा, अवक्षेप बनाएगा, और ये पेंदी में बैठ जाएगा। अगर ये भी समझ में नहीं आ रहा है अवक्षेप क्या होता है, तो एक नॉर्मल लैंग्वेज में समझिए। यहाँ पर देखिए, मान के चलिए यहाँ पर एक हम क्या लिए, एक ग्लास लिए, क्या लिए, ग्लास लिए, और इसमें पानी भर दिए, क्या भर दिए, पानी भर दिए, ठीक है, और इसको खूब खौलाएंगे। वैसे ये पतीला का रहेगा, तो इसे बहुत गर्म पानी में से क्या करेंगे, खौलाएंगे। आप देखिएगा यहाँ पर गर्म पानी में खौलाने के बाद इसको थोड़ी देर बाद इसको कहीं पे शांत जगह पे रख देना है, क्या कर देना है, रख देना है। तो थोड़ी देर बाद देखिएगा जब ठंडा हो जाएगा तो इसके नीचे देखिएगा छोटा छोटा जो कण होगा वो नीचे बैठा रहेगा पेंदी में। तो यही तो प्रेसिपिटेशन हुआ और वो सॉलिड फॉर्म में रहता है, ठीक है। अवक्षेपण यही हुआ, यानी जिस अभिक्रिया में अघुलनशील ठोस बनता है, यानी वो घुलता नहीं, वो क्या कहलाता है, अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाता है। एनसीईआरटी का बेहतरीन एग्जाम्पल है AgNO3 NaCl, दोनों रिएक्ट करेगा, AgCl अवक्षेप बनाएगा और सोडियम नाइट्रेट बनाएगा, ठीक है। ये हो गया अवक्षेपण अभिक्रिया हो गया, ठीक है। यहाँ पर नीचे नोट में देखिए दिया हुआ है, रासायनिक समीकरण हमेशा संतुलित होना चाहिए, यानी जो भी आप रासायनिक समीकरण लिखिएगा वो बैलेंस होना चाहिए, यानी बैलेंस करके ही लिखिएगा, ताकि वो आगे चलकर आपको वैसे दिक्कत नहीं देगा। वैसे बैलेंस होना ही चाहिए, लेकिन आप बैलेंस कीजिएगा तो और बेहतरीन तरीक़ा से आपका जो मार्क्स बोर्ड प्रोवाइड करेगा और बढ़िया से नंबर मिलेगा आपको। अब बात करते हैं यहाँ पर ऑक्सीकरण। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है ऑक्सीकरण। क्या है, ऑक्सीकरण। अब ये ऑक्सीकरण होता क्या है ये समझते हैं। यहाँ पर ऑक्सीकरण यानी जिसे ऑक्सीडेशन कहते हैं, इस यहाँ पर इसका डिफिनेशन दिया हुआ है, ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का हटना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। किसका जुड़ना, ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का हटना ऑक्सीडेशन कहलाता है। अब ये होता क्या, ऑक्सीजन कैसे जुड़ता है, हाइड्रोजन कैसे हटता है, ये समझते हैं। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं कि एग्जाम्पल दिया हुआ है का कॉपर और ऑक्सीजन दोनों आपस में रिएक्ट किया, कॉपर ऑक्साइड बनाया। अब यहाँ पर कैसे हुआ ये ऑक्सीडेशन, कैसे रिडक्शन हुआ वो समझते हैं। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पर कॉपर था और इधर कॉपर ऑक्साइड है, तो यहाँ पर देखिए कॉपर जो है वो अकेला है और कॉपर के साथ इधर क्या है, ऑक्सीजन है, यानी कॉपर के साथ ऑक्सीजन क्या हुआ, जुड़ गया। और ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है।
तो ये ऑक्सीडेशन का एग्जाम्पल हो गया। अब यहाँ पर रिडक्शन क्या होता है, जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, 2 ठो है, और यहाँ पर ऑक्सीजन 1 ठो है, यहाँ पर 2 ठो ऑक्सीजन है और यहाँ पर ऑक्सीजन 1 ठो है, तो ऑक्सीजन का हटना रिडक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है? रिडक्शन कहलाता है। जब ऑक्सीडेशन होगा तो रिडक्शन भी 100% होगा, क्योंकि दोनों एक ही साथ होता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का हटना क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन कहलाता है। अब दूसरा है अपचयन, जिसे रिडक्शन कहते हैं। दूसरा क्या है? अपचयन, जिसे क्या कहते हैं? रिडक्शन कहते हैं। यहाँ पर अपचयन, जिसे क्या कहते हैं? रिडक्शन कहते हैं। ऑक्सीजन का हटना और हाइड्रोजन का जुड़ना। ऑक्सीडेशन में क्या था? ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का हटना, लेकिन यहाँ पर रिडक्शन में ऑक्सीजन का हटना और हाइड्रोजन का जुड़ना, उसका अपोजिट है यहाँ पर, तो वो क्या कहलाएगा? रिडक्शन कहलाएगा। ठीक है, समझ में आया? तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस दोनों आपस में कंबाइन करेगा तो कॉपर प्लस में H2O प्रोवाइड करेगा। यहाँ पर रिडक्शन कैसे हुआ वो समझते हैं। यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड, इधर कॉपर, तो यहाँ पर देखिए ये जो यहाँ पर जो कॉपर के साथ क्या जुड़ा हुआ है? ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पर कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है नहीं, हट गया। यहाँ यानी यहाँ पर रिएक्टेंट में कॉपर ऑक्साइड है, यहाँ पर कॉपर है प्रोडक्ट में, तो यहाँ पर ऑक्सीजन क्या हुआ? हट गया, और ऑक्सीजन घटना क्या कहलाता है? रिडक्शन कहलाता है। समझ में आया? अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर H2 जो है, यहाँ पर H2 है और यहाँ पर H2 है, तो यहाँ पर H2, यहाँ पर ऑक्सीजन है नहीं है, लेकिन यहाँ पर देखिए H2 के साथ क्या है? ऑक्सीजन। यहाँ पर H2 अकेला है, यहाँ पर H2 के साथ ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन का जुड़, यहाँ पर ऑक्सीजन क्या हुआ? जुड़ गया, तो ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाएगा? ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन कहलाएगा। यहाँ पर रिडक्शन हुआ था और यहाँ पर ऑक्सीडेशन हुआ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ गया, तो अगर रिडक्शन हो रहा है तो ऑक्सीडेशन भी अवश्य होता है। लेकिन बस आप ऑक्सीडेशन और रिडक्शन अभी समझिए। तो अभी हम क्या समझा है? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ऑक्सीडेशन क्या कहलाता है? ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन कहलाता है। जैसे यहाँ पर कॉपर अकेला था, यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ गया तो ऑक्सीडेशन हो गया। सेम इसी तरह यहाँ देखिए, ऑक्सीजन यहाँ पर छोड़िए, इसको हटाते हैं, क्योंकि एक ही में दो अगर समझाएंगे तो वो कन्फ्यूजन पैदा करेगा। तो आप इतना समझिए, यहाँ पर कॉपर अकेला था, उधर कॉपर ऑक्सीजन के साथ है, तो यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ गया तो ऑक्सीडेशन कहलाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड जो है, यहाँ पर कॉपर जो है वो ऑक्सीजन के साथ है, और यहाँ पर कॉपर अकेला है, ऑक्सीजन हट गया, ऑक्सीजन घटना क्या कहलाएगा? रिडक्शन कहलाएगा। अब नीचे है रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया यानी रेडॉक्स रिएक्शन। अब ये रेडॉक्स रिएक्शन होता क्या है ये समझते हैं। रेडॉक्स रिएक्शन, अब जिस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ होते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाते हैं। कहने का मतलब, जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक ही साथ एक ही समय पर होता है तो उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। अब समझ में नहीं आया, एक बार और समझाइए। तो ठीक है, हम एक बार और समझाते हैं। तो यहाँ देखिए, जैसे नाम से ही पता चल रहा है, यहाँ पर रेडॉक्स, यहाँ पर जो रेडॉक्स लिखा हुआ है किसी से, RED, रेड ऑक्स। रेड मतलब होता है रिडक्शन और ऑक्स मतलब होता है ऑक्सीडेशन। जब रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों एक ही साथ एक ही समय पर होता है उसे रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, अब एग्जाम्पल के साथ समझते हैं यहाँ पर कैसे एक साथ हुआ या फिर कैसे कैसे क्या होगा। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड है, क्या है? कॉपर ऑक्साइड किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? H2 के साथ। क्या बना है? कॉपर प्लस में H2O बना है। यहाँ पर ऑक्सीडेशन रिडक्शन एक साथ कैसे हुआ? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड और इधर कॉपर, यहाँ पर जो कॉपर के साथ क्या जुड़ा हुआ है? ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, लेकिन ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है यहाँ पर कॉपर के साथ नहीं, हट गया। यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ा हुआ था और यहाँ पर ऑक्सीजन हट गया। ऑक्सीजन का हटना क्या कहलाएगा? रिडक्शन कहलाएगा। तो यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पर तो पता चल गया यहाँ पर क्या हो रहा था, यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। अब यहाँ पर समझते हैं, यहाँ पर देखिए, इधर H2 है और इधर H2O है। क्या है? H2 है। यहाँ पर H2 के साथ क्या है? ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है नहीं है, लेकिन यहाँ H2 के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो अभी हम समझे, यहाँ पर रिडक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ होते हैं तो क्या कहलाते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाते हैं। समझ में आया? ठीक।
अब आगे चलते हैं। अब है संक्षारण। अब ये संक्षारण होता क्या है? संक्षारण जिसे इंग्लिश में कोरोजन कहते हैं। अगर संक्षारण को समझना चाहे तो आम लैंग्वेज में समझ सकते हैं। संक्षारण होता है जंग लगना। क्या लगना? जंग लगना। जंग जैसे लोहा का कीलू होगा, उसमें क्या लग जाता है? जंग लग जाता है, बुरा टाइप का, ब्लैक टाइप का, ये सब क्या है? जंग लग जाता है। जैसे कि लोहा का ग्रिल होगा, गेट उठ होगा घर में, उसमें भी देखिएगा जंग लग जाता है। ठीक है, उसको बचाने के लिए क्या करते हैं? पेंट करते हैं, तेल या ग्रीस लगाते हैं, या फिर गैल्वेनीकरण क्या करते हैं? गैल्वेनीकरण यानी जस्ता की परत चढ़ाते हैं, या फिर मिश्र धातु क्या करते हैं? बनाते हैं। तो यहाँ पर डिफिनीशन क्या लिखा हुआ है? धातुओं का वायु, नमी आदि के कारण धीरे धीरे नष्ट होना संक्षारण कहलाता है। कि अगर आप किसी लोहे को अगर बाहर धूप में नमी वाले जगह पर छोड़ दिएगा, धूप में वर्षा में अगर छोड़ देते हैं बाहर में, तो उसमें देखिएगा जंग लग जाता है। क्यों लग जाता है? क्योंकि वो वायु के कांटेक्ट में आ जाता है, नमी रहता है। ठीक है, इसलिए क्या हो जाता है? धीरे धीरे उसमें क्या लग जाता है? जंग लग जाता है, यानी वो संक्षारण हो जाता है, यानी जंग लग जाता है। ठीक है, समझ में आया? तो वहीं यहाँ पर परिभाषा लिखा हुआ है, धातु एवं वायु नमी आदि के कारण धीरे धीरे नष्ट होना संक्षारण कहलाता है। वो किसके कांटेक्ट में आ जाता है? वायु के कांटेक्ट में आ जाता है, नमी के कांटेक्ट में आ जाता है, इसलिए क्या होता है? संक्षारण होता है, जंग लग जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर जंग लग जाता है तो उसका बचाव का भी तरीका है, लेकिन यहाँ पर उससे पहले जंग का सूत्र पढ़ते हैं। क्या? जंग का सूत्र पढ़ते हैं। यहाँ पर जंग का सूत्र दिया हुआ है Fe2O3.H2O, यानी फेरिक ऑक्साइड .H2O। ये क्या है? जंग का सूत्र है। अब समझते हैं यहाँ पर संक्षारण क्या संक्षारण से बचने का तरीका क्या है। यहाँ पर देखिए संक्षारण से बचने का तरीका। अब इसके तरीका पढ़ेंगे, यानी कैसे बचा सकते हैं संक्षारण से, यानी जंग से। तो अभी हम समझे, उस पर पेंट कर दीजिए, या फिर तेल या ग्रीस रख दीजिए, ग्रीस लगा दीजिए, या फिर गैल्वेनीकरण कर दीजिए। गैल्वेनीकरण यानी दस्ता की परत चढ़ा दीजिए, या फिर मिश्र धातु बना दीजिए। ये सब क्या है? ये सब बचाने का उपाय है। इसके बाद नीचे है विकुत गंधिता, जिसे रेंसिडिटी कहते हैं। अब ये होता क्या है? रेंसिडिटी होता क्या है? विकुत गंधिता होता क्या है? ये समझते हैं। यहाँ पर डिफिनीशन दिया हुआ है, वसा एवं तेल का ऑक्सीकरण होकर खराब हो जाना क्या कहलाता है? विकुत गंधिता कहलाता है। यानी वसा और तेल का क्या हो जाता है? ऑक्सीकरण हो जाता है। क्या होता है? ऑक्सीकरण हो जाता है। उसके कारण क्या हो जाता है? खराब हो जाता है। समझ में आया? जैसे उदाहरण के तौर पर समझ सकते हैं, जैसे तेल या घी का क्या होता है? बदबूदार हो जाना। तेल या घी को अगर बाहर छोड़ देते हैं, जैसे कि 10 घंटा 12 घंटा या फिर उससे भी अधिक टाइम के लिए अगर हम छोड़ देते हैं, तो वो बदबूदार बन जाता है। क्या होता है? बदबूदार, यानी उससे बदबू आने लगता है, जिसके कारण क्या होता है? वो ख़राब हो जाता है। इसे रेंसिडिटी कहते हैं। जैसे खाना उना अगर आप सुबह में बनाते हैं, उसको एक दिन के लिए बाहर में ही छोड़ दीजिए, उसका ऑक्सीकरण हो जाता है। ऑक्सीकरण के होने के कारण क्या हो जाता है? विद्युत गंधिता हो जाता है, यानी महकने लगता है, यानी बदबू करने लगता है। ठीक है, उसके बचाव के तरीका पढ़ने वाले हैं। बचाव यानी इससे बचा कैसे जा सकता है? तो वायुरुद्ध पैकिंग करना, यानी हवा के कांटेक्ट में नहीं रहना, उसके विरुद्ध काम करना है। जैसे चिप्स का पैकेट, उसमें क्या रहता है? नाइट्रोजन गैस भरा हुआ रहता है, वो वायु के कांटेक्ट में नहीं रहता है। वायु विरुद्ध पैकिंग होता है। क्या होता है? वायु विरुद्ध पैकिंग होता है, यानी हवा के कांटेक्ट में नहीं होता है। नाइट्रोजन गैस उसमें फिलअप कर दिया जाता है। अगर मान चले नाइट्रोजन का पैकेट है, अगर कहीं से फट गया तो उसमें वायु क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। वायु जैसे ही ऐड होगा, यानी वायु घुस जाएगा उसमें, और वायु के घुसने के कारण क्या होगा? वो पूरा ख़राब हो जाएगा। अंदर का जितना भी चिप्स था वो क्या हो जाएगा? ख़राब हो जाएगा। इसी को तो रेंसिडिटी कहते हैं। अब नीचे है महत्वपूर्ण रासायनिक समीकरण, जो कि आप अभी जो हम पढ़ाए हैं वही इंपॉर्टेंट रासायनिक अभिक्रिया दोबारा रिपीट किए हुए हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर है मैग्नीशियम प्लस में ऑक्सीजन, क्या बनाएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड, यानी ये मैग्नीशियम था, यहाँ पर ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट करेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। अब यहाँ पर है H2 प्लस में O2, 2H2, यानी हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस दोनों आपस में रिएक्ट करेगा, क्या बनाएगा? 2H2O बनाएगा, यानी वाटर बनाएगा। ठीक है, जैसे जिंक कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करेगा, क्या बनेगा? जिंक सल्फेट बनाएगा और कॉपर बनाएगा। क्यों बनाएगा? जिंक जो है वो ज़्यादा पावरफुल है, वो किसको डिस्प्लेस कर देगा? कॉपर को हटा देगा, उसकी जगह पर क्या लग जाएगा? कॉपर की जगह पर जिंक लग जाएगा और बना लेगा जिंक सल्फेट, और कॉपर को बाहर फेंक देगा।
ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, विस्थापन अभिक्रिया। अब समझते हैं नीचे कैल्शियम कार्बोनेट। यहाँ पर देखिए कैल्शियम कार्बोनेट टूटकर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। ठीक है, नीचे है AgCl। AgCl यहाँ पर देखिए, यहाँ पर AgCl है सिल्वर क्लोराइड, ये टूटकर Ag प्लस में Cl2 बनाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड है, हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट करेगा, कॉपर प्लस में H2O बनाएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग। आपका चैप्टर यहीं पर कंप्लीट होता है। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ये नोट्स है। अगर आप ऐसा ही अगले चैप्टर के लिए नोट्स लेना चाहते हैं, ऐसा ही समझना चाहते हैं, तो हमें सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखिए नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू फॉर वाचिंग।